मैं दिल्ली हूँ। महाराज भरत अपनी माँ से मिलने वनाश्रम गए। उधर राजमहल में सैनिक भूमन्यु सीमावर्ती क्षेत्र में विद्रोह का समाचार लाया। महामंत्री ने राजकुमारों से सेना के नेतृत्व करने का निवेदन किया, किंतु राजकुमारों ने इस पुत्र उत्तरदायित्व को स्वीकार न किया। युद्ध भूमि में सेनापति के घायल होने पर सेना का नेतृत्व भूमन्यु ने संभाल लिया। विद्रोही परास्त हो गए। जब राजा भरत को पता चला कि उनकी विजय का श्रेय भूमन्यु को जाता है, तो उन्होंने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। परंतु राजगुरु से उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के निश्चय के विषय में चिंता प्रकट की। उनकी तीनों रानियों से भी उनका इसी बारे में वाद विवाद रहा। ये प्रश्न सबके सामने था कि कौन होगा उत्तराधिकारी, और मैं भी यही सोच रही थी कि राजा भरत अब कैसे निर्णय लेंगे और कौन बनेगा उनका उत्तराधिकारी। आज का ये विशेष समारोह का आयोजन इसलिए किया गया है कि आप लोग विद्यार्थी जीवन छोड़कर जग जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब विद्यार्थी जीवन समाप्त होता है तो कर्म क्षेत्र आरंभ होता है। इस गुरुकुल ने आपके शरीर का, आपकी बुद्धि का विकास किया है। आपके हाथ में ज्ञान का दीप दिया है ताकि आप अपने जीवन का पथ निर्धारित कर सकें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। हर्ष का विषय यह है कि आज स्वयं महाराज भरत ने इस समारोह का मुख्य अतिथि होना स्वीकार कर लिया है। हमें केवल उनके आने की प्रतीक्षा है। महाराज, इस गुरुकुल में आपका स्वागत है। महाराज, हमें यहाँ बुलाकर आपने जो हमें सम्मान दिया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आइए महाराज, आसन ग्रहण। महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज, यदि आज्ञा हो तो कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। आज्ञा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस विशेष समारोह में महाराज भरत आपसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में से 7 प्रश्न पूछेंगे और जो भी विद्यार्थी उन प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे महाराज भरत स्वयं एक विशेष पुरस्कार देंगे। ध्यान देने योग्य एक बात है कि ये सारे प्रश्न आप राजपुत्रों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और इनका उत्तर देना अनिवार्य है। महाराज, मेरी विनती है कि आप प्रश्नों का क्रम आरंभ करें। मैं आपसे 7 प्रश्न पूछूंगा। 7 प्रश्न और 7 उत्तर, और इसके फलस्वरूप एक विशेष पुरस्कार। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। तो मेरा पहला प्रश्न, पृथ्वी से भारी क्या है? दूसरा प्रश्न है, आकाश से ऊंचा कौन है? नहीं है उत्तर किसी के पास। तो अब तीसरा प्रश्न है, पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? चौथा प्रश्न, संसार को किस वस्तु ने ढक रखा है? महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं। हाँ हाँ प्रमोद, बताओ। महाराज, संसार को अंधकार ने ढक रखा है। नहीं प्रमोद, यह उत्तर नहीं प्रश्न का। फिर भी तुमने प्रयास तो किया। अब 5वां प्रश्न, संसार में सुखी कौन है? महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं?
हाँ हाँ मोद बताओ। महाराज, सबसे सुखी है राजा। तुमने भी उत्तर देने का प्रयास किया, किंतु ये उत्तर नहीं है। छठा प्रश्न यह है कि काजल से भी अधिक काला क्या है? मेरे विचार से महाराज, काजल से अधिक काला कोयला है। दोनों ही एक समान काले हैं। यह उचित उत्तर नहीं है। और कोई बता सकता है? अब अंतिम प्रश्न है, राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या है? बोलो बोलो। आपने देखा कि हमने राजकुमारों से 7 प्रश्न पूछे, किंतु उनमें से एक भी प्रश्न का उचित उत्तर नहीं मिला। कारण क्या है? शिक्षा तो इन्होंने इसी गुरुकुल में ग्रहण की है, तो क्या दोष शिक्षा का है? नहीं, दोष उनका है जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया, आलस्य किया, और इसीलिए प्रश्नों का उचित उत्तर नहीं दे पाए। किंतु आचार्य, क्या हमारे प्रश्न केवल प्रश्न ही बनकर रह जाएंगे? क्या कभी वो उत्तर नहीं बनेंगे? क्षमा चाहता हूं महाराज। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं? तुम? हाँ महाराज, मैं दे सकता हूं इनके उत्तर। नहीं, ये प्रश्न केवल राजकुमारों के लिए हैं। यदि वे इनका उत्तर नहीं दे सके तो ये प्रश्न केवल प्रश्न ही बने रहेंगे। किसी अन्य को इनका उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं आचार्य, यदि राजकुमार इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो ये प्रश्न प्रश्न ही बनकर रह जाएंगे, किंतु हम उनके उत्तर सुनना चाहते हैं। और यदि किसी के पास उनके उत्तर हैं तो उसे बोलने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उसे अपनी योग्यता को सिद्ध करने का अवसर मिलना चाहिए और पुरस्कार भी मिलना चाहिए। किंतु महाराज, मुझे पुरस्कार का कोई लोभ नहीं। उत्तर दोगे तो पुरस्कार भी मिलेगा। भूमन्यु, आओ हमारे सामने। हम तुमसे प्रश्न पूछेंगे और देखेंगे कि तुम उत्तर दे पाते हो कि नहीं। आओ। जो आ गया महाराज। प्रश्न कीजिए महाराज। हमारा पहला प्रश्न, पृथ्वी से भारी क्या है? माता की गोद, क्योंकि इसमें सारी सृष्टि समा जाती है। दूसरा प्रश्न है, आकाश से ऊंचा क्या है? पिता का साया, क्योंकि पिता के साये में पुत्र कभी भी अनाथ नहीं होता। इससे अच्छा उत्तर तो हम भी नहीं दे सकते थे। भूमन्यु, हमारा तीसरा प्रश्न, पवन से अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की, क्योंकि मन के विचारों को आज तक कोई भी नहीं रोक पाया। सुंदर भूमन्यु, अति सुंदर। हमारा चौथा प्रश्न, संसार को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञानता। अज्ञानता अंधकार का दूसरा नाम है। अति सुंदर भूमन्यु, अभिनंदन। आचार्य, कितना सटीक उत्तर दिया है। पांचवा प्रश्न भी सुन लो, संसार में सुखी कौन है? जो ऋणी ना हो, क्योंकि ऋण चाहे पिता का ही क्यों ना हो, आत्मा पर बोझ होता है। भूमन्यु, इससे अच्छा उत्तर तो हम भी नहीं दे पाते। क्यों आचार्य? भूमन्यु, हमारा छठा प्रश्न, काजल से भी काला क्या है? कलंक। रक्त के धब्बे धुल सकते हैं महाराज, किंतु माथे पर लगा कलंक कभी नहीं धुल सकता। भूमन्यु, इस उत्तर के लिए तुम हमारी बधाई के पात्र हो। अब
हमारा 7वां और अंतिम प्रश्न। देखते हैं तुम उसका उत्तर दे पाते हो कि नहीं। आप प्रश्न पूछिए महाराज। राष्ट्र की मृत्यु का क्या कारण होता है? भ्रष्टाचार। क्योंकि भ्रष्टाचार ही ऐसा दीमक है जो अंदर ही अंदर सारे राष्ट्र को खोखला कर देता है और किसी को पता भी नहीं लगता। सुंदर, अति सुंदर। क्यों आचार्य? आपने सत्य कहा। भूमन्यु, इस अंतिम प्रश्न का उत्तर देकर तुम हमारे पुरस्कार के अधिकारी बन गए हो। तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। महाराज, इस पुरस्कार पर निसंदेह भूमन्यु का ही अधिकार है। आओ भूमन्यु, हमारे पास आओ। आचार्य, हमें हर्ष ही नहीं, हमें गर्व है कि हम आपके गुरुकुल से निराश होकर नहीं लौट रहे। भूमन्यु, हमारा सौभाग्य है कि तुम हमारे अंगरक्षक हो। हम तुम्हें हृदय से आशीष देते हैं। निस्संदेह एक दिन तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करोगे। महाराज, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। किंतु आप तो दीक्षांत समारोह में गए थे ना? हाँ गुरुवर। क्या परिणाम रहा? उस परिणाम से हम बहुत निराश हुए गुरुवर। अर्थात? जो 7 प्रश्न हमने पूछे, उन प्रश्नों का उत्तर हमारे राजकुमारों में से एक भी नहीं दे सका। क्या कह रहे हैं आप? और आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि उन प्रश्नों के उत्तर एक साधारण सैनिक ने दे दिए। बात तो वास्तव में आश्चर्य की है। गुरुवर, हमें चिंता इस बात की नहीं कि राजकुमारों ने हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। चिंता तो हमें उनके भविष्य की है, क्योंकि उनके भविष्य से ही राष्ट्र का भविष्य जुड़ा हुआ है। यह विषय कोई चिंता का नहीं है राजन। यदि हमारे राजकुमारों में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कमी रह गई हो तो उसकी पूर्ति की जा सकती है। केवल एकमात्र शिक्षा ही तो सब गुण नहीं होते राजकुमारों में। शस्त्र विद्या, वीरता, साहस, ये भी तो गुण होते हैं। गुरुवर, हमारी इच्छा है कि हमारे पुत्र हर क्षेत्र में निपुण हो, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, सेवा का हो या नीति का हो। क्योंकि उन्हें केवल राजा ही नहीं बनना, उन्हें एक योग्य राजा बनना है। क्योंकि इस राष्ट्र का उत्तरदायित्व कल उन्हीं के कंधों पर होगा। राजन, कदाचित आप सत्य कह रहे हैं। सुनिए सुनिए महाराज, सुनिए। क्या बात है कृषक? महाराज, निर्धन किसान हूं, कष्ट में हूं। मेरी गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है। इसे निकालने में मेरी सहायता कीजिए महाराज। हे बूढ़े, क्या तुम नहीं जानते हम इस राज के राजकुमार हैं? ये काम राजकुमारों का नहीं है। आप राजकुमार हैं? महाराज, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। फिर तो आप अवश्य मेरी सहायता करेंगे। महाराज, गाड़ी में अन्न है और औषधियों की जड़ी बूटियां हैं
और इन्हें शीघ्र ही गांव पहुंचाना है। वहां हजारों ग्रामीण इनकी प्रतीक्षा करें महाराज। तो हम क्या करें? महाराज, यदि आप मेरी थोड़ी सी सहायता करेंगे तो यह अन्न उन भूखे लोगों तक पहुंच जाएगा जो भूख से बिलक रहे हैं महाराज। और ये औषधियां उन रोग पीड़ित लोगों तक पहुंच जाएंगी जो जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराज, दया दया कीजिए महाराज। किंतु ये सब बातें तुम हमें क्यों बता रहे हो? कहा ना ये काम हमारा नहीं है। चलिए भ्राताश्री प्रमोद, राजमहल जल्दी पहुंचकर चौसर खेलना है। चलो चलते हैं। चलो सारथी, चलो चलो रथ आगे बढ़ाओ। दया महाराज, महाराज, महाराज सहायता सहायता महाराज। क्या सहायता करें तुम्हारी? महाराज, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। फंसेगी क्यों नहीं? इतनी सामग्री जो भर रखी है तुमने इसमें। महाराज, इसमें अन्न और औषधियों की जड़ी बूटियां हैं, भूखे और रोग से पीड़ित किसानों के लिए। महाराज, यदि आप मेरी सहायता करेंगे इसे निकालने के लिए तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा महाराज। पुण्य तो मिलेगा, किंतु इस कार्य के लिए हमें कीचड़ में उतरना पड़ेगा, अपने वस्त्र गंदे करने पड़ेंगे और ये कीचड़ हमारे शरीर पर भी लगेगी। इस कीचड़ की दुर्गंध से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। नहीं कर सकते हम तुम्हारी सहायता। चलिए भ्राता आमोद। चलो चलो। रुकिए महाराज, रुकिए रुकिए महाराज, सहायता कीजिए महाराज। क्या सहायता कर रहे हो? क्या कष्ट है तुम्हें? क्या बात है? मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है और मैं अकेला इसे निकाल नहीं सकता महाराज। वृद्ध हूं, बूढ़ा हूं, मुझ में शक्ति नहीं है महाराज। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो भगवान आपका भला करेगा। और तुम्हारी सहायता करने के लिए हम इस कीचड़ में उतरे। आप राजकुमार हैं, ग्रामीण आपकी प्रजा है और इस गाड़ी में आपकी प्रजा के लिए अन्न और औषधियां हैं। मेरी सहायता करके आप अपनी प्रजा की जान बचा सकते हैं महाराज। लोगों की जान बचाने का दायित्व हम पर नहीं है। हम तो यहां पर भ्रमण के लिए निकले हैं। तुम्हारी सहायता करके हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते। महाराज, मेरी सहायता करके आपका समय नष्ट नहीं होगा, आपके समय का सदुपयोग होगा महाराज। अच्छा, अब तुम हमें उपदेश भी देने लगे। महाराज नहीं 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 महाराज, मैं कौन हूं? मैं तो बस महाराज विनती कर रहा हूं। देखो, हमें तुम्हारी सहायता महंगी पड़ेगी। भ्राता विनोद, देखिए वो लोग कितनी दूर निकल गए हमसे। ओफो, इस बूढ़े के चक्कर में तो हमने अपना समय व्यर्थ ही नष्ट किया। सारथी, रथ हाँको। क्या बात है बाबा? मेरी गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कितने लोग यहां से आए और गुजर गए। मैंने सहायता मांगी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब तुम क्यों रुक गए हो? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? आपकी गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया तो क्या मैं ऐसे ही छोड़कर चला जाऊंगा? मैं करूंगा आपकी सहायता बाबा। देखो, चक्का बड़ा भारी है, इसे निकालना किसी एक मनुष्य के बस की बात नहीं है। मैं देखता हूं।
मैंने कहा कि चक्का बड़ा भारी है, अकेले नहीं निकाल सकोगे तुम इसे। बाबा आप गाड़ी में बैठिए, मैं धक्का लगाता हूं। देख क्या रहे बाबा, गाड़ी में बैठिए ना। मैंने तुमसे कहा कि ये एक मनुष्य के बस की बात नहीं है। चिंता ना करे बाबा, मैं अकेला नहीं हूं। अकेले नहीं हो तो कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ मेरा संकल्प और मेरा साहस है। लो बाबा, निकाल दिया आपका पहिया। हाँ, निकल गया। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे संकट से बचा लिया। उपकार कैसा बाबा, ये तो मेरा कर्तव्य था। कर्तव्य? हाँ बाबा, असहाय लोगों की सहायता करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य है। क्या सोच रहे हैं बाबा? सोच रहा हूं कितनी देर से मेरी गाड़ी का पहिया इस कीचड़ में फंसा हुआ था। कितने लोग निकले, किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी, किसी ने मेरी सहायता नहीं की। मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि इस गाड़ी में औषधियां हैं, अन्न है पीड़ित ग्रामवासियों के लिए, लेकिन किसी को दया नहीं आई। यहां से राजकुमार भी निकले, उनका तो कर्तव्य था मेरी सहायता करना, किंतु नहीं रुके वो लोग। नवयुवक, तुम यहां क्यों रुक गए? बाबा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। किंतु मेरी सेवा करके तुम्हें क्या मिला? क्या नहीं मिला बाबा? मन की शांति मिली, संतोष मिला, और सबसे बड़ा आपका और ग्रामवासियों का आशीर्वाद मिला। बाबा, आपने मेरा नाम नहीं पूछा। हाँ हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भूमन्यु है। भूमन्यु? हाँ, भूमन्यु। बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत। अरे, ये तो हमारे महाराज का भी नाम है। अरे वो तो बहुत बड़े राजा हैं, हम छोटे से किसान हैं, वो हमारी नहीं बाबा, हमारे महाराज बहुत दयालु हैं। यदि इस समय वो आपको संकट में देखते तो वो स्वयं आपकी सहायता करते। आज सिद्ध हो गया कि अच्छे संस्कार अच्छे घराने की बपौती नहीं। कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता, महान होते हैं उसके कर्म। भूमन्यु, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अपने इस कर्म के लिए तुम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे जहां तुम एक दिन सबसे ऊंचे होगे। आप जाइए बाबा, आपको देर हो रही है। वहां ग्रामवासी आपकी प्रतीक्षा करते होंगे, तो मुझे भी जाने की आज्ञा दीजिए।
जाओ अभिमन्यु, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। जो आज्ञा। राजन, यामा, यामा। जी राजमाता। देख तो, कहीं तेरे महाराज तो नहीं आ रहे? जी राजमाता, ये महाराज भरत ही हो सकते हैं। आपका अनुमान सदैव सच ही निकलता है। प्रणाम माते। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। क्या बात है पुत्र, तू चिंतित दिखाई दे रहा है। हाँ माते, एक चिंता है, एक उलझन है, एक समस्या आन खड़ी हुई है मेरे सामने। मुझे बता, क्या समस्या है? माते, समय आ गया है कि अब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूं। यह कोई समस्या नहीं है पुत्र। तुम्हारा उत्तराधिकारी तो तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र ही होगा। यही तो समस्या है माते, यही तो समस्या है। जो गुण उत्तराधिकारी में होने चाहिए वो मेरे ज्येष्ठ पुत्र में नहीं है। जब स्वयं से उसकी तुलना करता हूं तो मैं निराश हो जाता हूं। तब मुझे राज सिंहासन डोलता दिखता है और राष्ट्र का भविष्य संकट के बादलों में घिरा दिखाई देता है। तो अपनी तुलना अगर अपने पुत्रों से करेगा तो यही लगेगा तुझे। तुम्हारा पालन पोषण तो इसी वन में हुआ था, किंतु तुम्हारे पुत्रों का पालन पोषण राजमहल में हुआ है। जो कष्ट संकट तुमने सहे हैं, उनकी छाया भी उन पर नहीं पड़ी। वो परिस्थिति भिन्न थी। मेरी विवशता थी कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, और तू वंचित रह गया उस अधिकार से जो तुझे मिलना चाहिए था। हाँ माते, ये सत्य है कि मुझे मेरे अधिकार दिलाने के लिए आपने मुझे इस वन में ही छोड़ दिया था। इस वन के जीव जंतुओं में ही मेरा बचपन बीता, मेरा पालन पोषण हुआ। यही वन तो मेरा गुरुकुल था, यही तो मैंने शिक्षा ग्रहण की। आप चाहती थी कि आपका पुत्र वैसा ही हो जैसे आपके पति थे, वीर, साहसी, योग्य, नीति निपुण। हाँ पुत्र, यही मेरी परीक्षा थी। जब पति पत्नी को छोड़कर चला जाता है तो वो असहाय हो जाती है, उसका साहस टूट जाता है, वो हार मानकर भी टूट जाती है। किंतु मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया। मैं ये सिद्ध करना चाहती थी कि मेरा पुत्र मेरे पति से कम नहीं, और उसके लिए मैंने कई बार अपने मातृत्व की परीक्षा दी। माते, जो आपने चाहा क्या आपने पा लिया? मैंने जो खोया वो अपने पुत्र में पाया। मेरे पुत्र ने मुझे निराश नहीं किया,
आप भाग्यशाली हैं माते, किंतु मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं। मैं अपने पुत्र में वो नहीं पा सका जो मैं चाहता था। इसीलिए मैं इस प्राचीन परंपरा को तोड़ देना चाहता हूं कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। अर्थात? माते, मेरे 9 पुत्र हैं। क्या यह संभव नहीं कि मेरा ज्येष्ठ नहीं, मेरा श्रेष्ठ पुत्र ही मेरा उत्तराधिकारी बने? ये तू क्या कह रहा है? माते, ये मैं नहीं, यह समय मुझसे कह रहा है कि मेरा ज्येष्ठ नहीं, मेरा श्रेष्ठ पुत्र ही मेरा उत्तराधिकारी बने। नहीं पुत्र, इस परंपरा को तोड़कर तू भारी भूल करेगा। तुम्हारे पुत्रों में राज सिंहासन पर बैठने की लालसा बढ़ जाएगी। एक द्वेष जाग जाएगा उनके मन में एक दूसरे के लिए। वो एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और युद्ध रणभूमि में नहीं, राजमहल में लड़ा जाएगा। इसमें जो रक्त बहेगा वो तेरा होगा। नहीं पुत्र, इस विचार को छोड़ दे और परंपरा का अनुसरण कर। किंतु माते। नहीं पुत्र, इस बात पर गंभीरता से विचार कर। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच ले, क्योंकि तू जो भी निर्णय लेगा वो राष्ट्र के भविष्य का निर्णय होगा। हाँ माते, जो वर्तमान में भूल करेगा तो उसका परिणाम तो भविष्य को ही भुगतना पड़ेगा।